ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हमारे पास क्या है? पहले अरिथमेटिक पढ़ लिया, अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? ज्योमेट्रिक। सीक्वेंस ए एन इज अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ nth टर्म ले और उससे पिछली टर्म ए एन ओवर ए एन माइनस वन is the same for non-zero number of for all n belong to n and n greater than 1। हमारे पास कोई भी सीक्वेंस हो, हम क्या करते हैं, उसकी कंसेक्टिव दो टर्म्स लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, तो जो हमारे पास नंबर आएगा तो सारे जो पेयर उसमें बनेंगे कंसेक्टिव उस सीक्वेंस में, उनकी जो है वो डिवाइड करने से जो नंबर आएगा वो सेम आएगा। ये n-1 की कंडीशन का मैंने आपको कल बता दिया था, ये आपको पता चल जाएगा। और n जो है वो नेचुरल नंबर है। सिंपल, आपने इसको ऐसे याद रखना है कि जो कोई भी हमारे पास सीक्वेंस गिवन हो, उसकी हर कंसेक्टिव टर्म का जो रेशो है वो सेम होगी। हर दो कंसेक्टिव टर्म्स की रेशो सेम हो तो ऐसी सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहते हैं। क्वोशंट लिया है इज यूजुअली डिनोटेड बाय आर। ये जो क्वोशंट हम ये इनकी रेशो लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर। और आर को जो हम बोलते हैं वो है कॉमन रेशो ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका नेम जो है वो कॉमन रेशो है। कॉमन रेशो क्यों है? क्योंकि सब जितने भी कंसेक्टिव पेयर्स होंगे सबकी रेशो सेम आएगी, इसलिए हम इसे कॉमन रेशो बोलते हैं। इट इज क्लियर दैट आर इज द रेशो ऑफ एनी टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टू इट्स प्रीडिसेसर। ये चीज उन्होंने क्या लिखी है? रेशियो किसकी है? एनी टर्म टू इट्स प्रीडिसेसर, मतलब दो कंसेक्टिव टर्म, एक आगे वाली टर्म ली तो हमेशा उसकी पिछली वाली टर्म आएगी। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है तो हम एक टर्म लें, उसके पीछे वाली छोड़ दें, उससे पीछे वाली उठाएं, उनकी रेशो लें, हम कहें ये तो रेशो सेम नहीं आ रही। तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हमेशा जो टर्म लेनी है उसका प्रीडिसेसर लेके उसके साथ उसकी जो है वो कॉमन रेशो फाइंड करनी है। The common ratio is defined only if an-1 is not equal to 0। कॉमन रेशियो आपको पता है कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो वो तो सारा ही खत्म हो जाएगा ना। कॉमन रेशियो अगर हमारे पास 0 होता है, ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है an-1 वो अगर 0 होती है तो ये तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इधर भी उन्होंने ये सेम ये चीज जो इस डेफिनेशन में भी उन्होंने कही है, सेम नॉन जीरो नंबर फॉर ऑल। एक तो नॉन जीरो नंबर आएगा, जीरो कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो जो हमने रेशो लेनी है उसका भी हमने अपने माइंड में रखना है कि डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं आ सकता। हम ऐसी दो टर्म की रेशो लेंगे ही नहीं जहां दो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए। और ये चीज भी क्लियर है कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में कोई भी टर्म जीरो हो ही नहीं सकती। ये चीज क्लियर है इधर इन्होंने लिखी हुई। जिसमें कोई टर्म जीरो आ गई वहां कॉमन रेशो फाइंड नहीं होगी तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी, ठीक है। वो जो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है रूल फॉर nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। रूल क्या है? जैसे हमने उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रूल निकाला था तो वैसे ही हमने क्या किया, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल निकालना है। वो क्या है? nth टर्म के लिए a1 इंटू आर पावर n-1 nth टर्म निकालनी है। n की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी, गिवन नहीं भी है, अगर nth टर्म ही निकालनी है तो n ही यूज करेंगे और फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशो लेके उसकी पावर n-1, ठीक है। ये फॉर्मूला एज इट इज याद करना है। ये नेक्स्ट हमारे पास है ज्योमेट्रिक मीन। ये चीज आप पैटर्न नोट कर लें। पहले हमने क्या पढ़ा था? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फिर अरिथमेटिक मीन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ी है तो ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट आई थिंक हार्मोनिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक मीन आएगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। A number g is said to be geometric mean। किसी भी नंबर को हम ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान a एंड b।
तीन नंबर ले लिए उनके, दो नंबर लिए उनके दरमियान एक नंबर इंसर्ट किया जी, तो हम जी को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे कब कहेंगे, जब जी स्क्वायर जो है वो ए बी के बराबर आए, या उनकी रेशो, ये पहले जो है जी ओवर ए इज इक्वल टू बी ओवर ए, ये जो है ये रेशो सेम ली गई है, ठीक है ना, ये कॉमन रेशो की बात की गई है कि उनकी रेशो सेम होगी तो वो क्या है हमारे पास ज्योमेट्रिक, उनकी रेशो सेम होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन बन जाएगी। तो इसको आगे सोल्व किया तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आ गया, और नेक्स्ट जो प्रोसेस किया है उसमें क्या है, जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये जो है स्टेटिस्टिक्स में भी ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही फाइंड करते हैं, जितने नंबर्स हो उतनी पावर में वो क्या चला जाता है, अंडर रूट की उतनी पावर, ये दो नंबर्स हैं तो स्क्वायर रूट आ गया, अगर इधर थ्री नंबर होते तो इधर स्क्वायर रूट में इसकी पावर में हम थ्री लिखते हैं, ठीक है। दो नंबर्स लेके उनके दरमियान एक तीसरा नंबर ऐसे इंसर्ट करना है कि उसके पहले पिछले ए के साथ और बी के साथ जो है वो कॉमन रेशो सेम आए, तो ऐसी जो है उस तीनों नंबर्स को हम कहेंगे ये तीनों नंबर्स जो है वो ज्योमेट्रिक मीन में है, ठीक है। एन ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, तो अगर एन नंबर्स आ जाते हैं आपको पता है वो सिंपल जैसे हमने अरिथमेटिक मीन का किया था, अगर एन नंबर्स आ जाते हैं तो उतनी ही पावर आ जाएगी, जैसे ये देखें एन नंबर्स है तो ये मैंने आपको बताया अगर थ्री है तो थ्री आएगा, फोर है तो फोर आएगा, फोर नंबर्स हैं तो जितने नंबर्स आएंगे उतनी पावर आ जाएगी इसकी अंडर रूट की, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीरीज, सम कैसे लेते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज की nth टर्म का, ये उन्होंने लिखी है, पहले ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी है एक, फिर उन सबको ए वन की फॉर्म में लिख लिया है क्योंकि इसमें कॉमन रेशो, एक बात इधर बता दूं डिफरेंस अरिथमेटिक मीन में या अरिथमेटिक सीरीज में, जब हम ए वन है हमारे पास, हम नेक्स्ट टर्म बनाते थे तो हम डी ऐड करते थे कॉमन डिफरेंस, तो इसमें आर से मल्टीप्लाई करना है, उसमें डी जो है वो कॉमन डिफरेंस था, इसमें आर जो है वो कॉमन रेशियो है, तो हर टर्म में क्या है सिर्फ इतना डिफरेंस होगा कि आर से कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं और अगली टर्म बनती जाती है, जैसे ए वन है इसको आर से मल्टीप्लाई कर दिया ए टू आ गई, इसको फिर ए टू को आर से मल्टीप्लाई किया है, ए टू किसके बराबर है, ए वन आर के बराबर है, तो ये क्या आ गया ए वन आर चुकी है, तो इसी तरह ये आगे चलता जाएगा। इसको इन्होंने सारा प्रोसेस किया है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन जस्ट हमें फॉर्मूला की जरूरत है। तो nth टर्म का ज्योमेट्रिक सीरीज का जो है वो फॉर्मूला क्या है, अगर तो कॉमन रेशो का मोड लेस देन वन है तो ये फॉर्मूला है ए वन इंटू वन माइनस आर पावर एन ओवर वन माइनस आर, और आर मोड अगर ग्रेटर देन वन है, मॉडुलस वैल्यू आर की ग्रेटर देन वन है, तो ये फॉर्मूला है। मॉडुलस वैल्यू का डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि इससे नीचे वन माइनस आर, ये देखें अगर फर्स्ट की हम बात करें, अगर इसकी जस्ट हम बात करें वन माइनस आर की, तो उन्होंने कहा है आर मोड लेस देन वन, वो वन से छोटा होगा, ठीक है, वन से छोटा होगा जब भी ये वैल्यू क्या होगी, वन माइनस आर जो है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और अगर इसकी दूसरे की बात करें तो आर माइनस वन है और इधर बोला है उन्होंने आर मोड ग्रेटर देन वन, तो इनको पॉजिटिव रखने के लिए ये कंडीशंस लगाई गई हैं और कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूलाज दोनों आपने याद कर लेने हैं, काफी जगह यूज होते हैं एमसीक्यूज बुक में, अक्सर सीरीज गिवन है आपको कि इसका जो है वो पार्शियल सम फाइंड करें, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले तो उधर हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे, कॉमन रेशो को देखेंगे वो लेस देन वन है या ग्रेटर देन वन है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा देंगे। द इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज क्या है, उसमें ये है कि लास्ट टर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन्फिनिट के वर्ड से आपको पहले ही पता चल गया है, ये इन्फिनिट है तो इसका मतलब है कि लास्ट टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज लिखी है तो उसका सम क्या है, ये लिखा है उन्होंने, ये तो जिसमें nth टर्म एग्जिस्ट करती है उसका सम लिखा है ए वन वन माइनस आर पावर एन ओवर वन माइनस आर। तो अगर उन्होंने कहा है कि एस एन जो है वो अप्रोच करे किसको, ए को, जब लिमिट जो है वो
एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मतलब टर्म्स जो हैं वो क्या हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, तो सीरीज क्या हो जाएगी, देन द सीरीज इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। अगर हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू देती है, अगर ये सम है, हम एन, ये जो भी हमारे पास इधर वैल्यू आ जाएगी इस फॉर्मूला में, ठीक है ना, तो इसमें जो है हम एन को अप्रोच करवाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। जब वो अप्लाई करने के बाद एस एन की वैल्यू कोई फाइनाइट नंबर आती है तो हम कहते हैं ये सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। अगर कोई इन्फिनिट वैल्यू आ जाती है, कोई मतलब इन्फिनिटी आ जाता है, तो हम कहते हैं ये जो है वो डाइवर्जेंट है। If Sn increases indefinitely as n becomes very large, then we say that Sn does not exist or the series is said to be divergent. अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तब ही सीरीज जो है वो क्या करती है, कन्वर्ज करती है। अगर इन्फिनिट वैल्यू आ जाती है तो हम कहते हैं या तो Sn की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर हम सिंपल ये कह देते हैं कि वो डाइवर्जेंट है। ये केस वन इन्होंने लिखा है, अगर आर मोड जो है वो लेस देन 1 हो जाए तो क्या होगा। आर मोड लेस देन 1 है, then r power n can be made as small as we like by taking in n sufficiently large। rn को क्या किया हमने, अप्रोच करवाया इन्फिनिटी को, अप्रोच जीरो को कर रहा है। कैसे जीरो को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि n जो है वो, अगर आर मोड जो है वो लेस देन 1 है, हम इसकी जितनी पावर्स लेते जाएंगे वो छोटे से छोटा नंबर आता जाएगा, ये चीज उन्होंने लिखी है। अगर वो 0.01 है तो उसकी पावर ली, 0.01 की पावर ली, स्क्वायर लिया उसका तो वो और छोटा नंबर आ जाएगा, उसका फिर स्क्वायर लिया वो और छोटा नंबर आ जाएगा। जब हम इसी तरह एन को बढ़ाते जाएंगे, एन को क्या कहा हमने, वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आर पावर एन जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि ये चीज जो है ये क्या किसको अप्रोच करेगी, a1/1 - वो कैसे, ये देखें ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला है। अगर इधर हम इस फॉर्मूला में आर पावर एन को जीरो पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, ऊपर a1 जस्ट रह जाएगा और नीचे 1 - r। तो यही चीज उन्होंने लिखी है नीचे, एक मिनट, ये देखिए एस एन पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स a1/1 - r, जब क्या होगा, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो जहां हमारे पास इन्फिनिट सीरीज आ जाएगी, उसका जो सम फाइंड करने का फॉर्मूला सिंपल लिखा हुआ है, एस एन इज इक्वल टू a1/1 - r। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, इसमें कोई ऐसा सच नहीं है, ये बहुत इजी फॉर्मूला है। के ऊपर वाले जो बताए हैं वो जरा डिफिकल्ट है, ये इजी फॉर्मूला है। लेकिन अगर आर मोड जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाए, फिर तो पावर लेने से वो बढ़ता जाएगा ना। एन आर मोड अगर ग्रेटर देन 1 है, लेट्स सपोज आर मोड ग्रेटर देन 1 है तो वो 2 है, 2 की पावर 2 ली वो 4 आ गया, 4 की पावर 2 ली वो 16 आ गया। वो बढ़ता बढ़ता जाएगा, वो कभी भी जीरो की तरफ नहीं जाएगा। ये इन्होंने चीज लिखी है, आर एन डज नॉट टेंड टू जीरो व्हेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ऐसी सूरत में क्या हो जाएगी, सीरीज डाइवर्जेंट। तो अब एक चीज इधर बताते चलो, जो शॉर्ट नोट्स में आपने याद रखनी है अपने माइंड में, या आप लिख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिक सीरीज गिवन है, हमने उसको बताना है वो कन्वर्ज या डाइवर्ज है। पहले आपने चेक करना है वो ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है। अगर तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज है, आपने फिर उसकी फाइंड करनी है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो फाइंड करने के बाद आपको आर से ही पता चल जाएगा, आर की वैल्यू अगर 3/2 आई है तो वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो हम कह देंगे ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट है। अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 आई है, फिर हम फॉर्मूला लगा के उसका सम फाइंड कर लेंगे और वो कन्वर्जेंट होगी, ठीक है। ये चीज याद रखनी है कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कॉमन रेशो की, तो वो ऑब्वियसली डाइवर्जेंट ही है। और अगर आर जो है वो इक्वल टू 1 हो जाए, क्योंकि अभी तक जो दो केसेस ऊपर स्टडी किए हैं, हमने क्या केस स्टडी किया है, आर या तो ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1, यही स्टडी किया है ना। तीसरा केस जो है आर को 1 पुट कर दिया पूरी सीरीज में, ये चीज आ गई, ये चीज आ गई। तो जब इस पे अप्लाई करेंगे तो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे, जस्ट सिंपल आप सोचिए एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दी तो इन्फिनिटी से A1 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इन्फिनिटी आएगा। तो सीरीज जो है वो डाइवर्ज करेगी, कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी। दूसरी केस में अगर आर हमने -1 लिया, क्योंकि दोनों चीज की बात कर रहे हैं ना, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1, तो प्लस माइनस दोनों की बात आएगी। तो सीरीज क्या आई, अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई। जब उसका सम फाइंड किया तो A1 आ रहा है पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए और 0 आ रहा है नेगेटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर्स के लिए, और A1 आ रहा है पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स के लिए। दोनों लिमिट बराबर नहीं है, तो ये क्या है, डाइवर्जेंट है। तो इससे जो है वो क्या हमने अंदाजा लगाया
कि जस्ट जब आर मोड जो है वो लेस देन 1 होगा उसी सूरत में जो है वो सीरीज कन्वर्ज करेगी, बाकी किसी केस के लिए सीरीज कन्वर्ज नहीं करेगी। Sn does not tend to a definite number when n approaches to infinity. In such case, we say that the series is oscillatory. Oscillatory क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये सीरीज आप देख रहे हैं, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम फाइंड किया हुआ है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। स्टेप्स आपको पता हो ये करना कोई भी बड़ी बात नहीं है, वैसे इस तरह का आता नहीं है। लेकिन एक जो क्वेश्चन आया था वो एक शायद सीरीज आई थी, सीक्वेंस आई थी हमें ये पेपर में ना 2022 में एक सीरीज आई थी, उसका बताया गया था कि कन्वर्ज है एक डाइवर्ज है, ये पूछा गया था। सिंपल सी सीरीज थी, ये वर्ड प्रॉब्लम वाला छोड़ दें, इसमें से सारे जो है कुछ भी नहीं करने वाला। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 6.12 जिसमें हमारे पास क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, harmonic progression. A sequence of numbers is called a harmonic sequence or harmonic progression if the reciprocals of its terms in its arithmetic progression. हमारे पास कोई भी सीक्वेंस गिवन है, हम उसका रेसिप्रोकल लें अगर, तो वो सीरीज जो है वो सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रेसिप्रोकल लेके, वैसे नंबर्स जो हैं तो वो ओरिजिनल नंबर्स जो हैं विदाउट रेसिप्रोकल उनको हम कहेंगे ये जो है हमारे पास ये हार्मोनिक सीक्वेंस है। ये देखें जैसे इन्होंने लिखा है, ये 4 नंबर्स हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है 1 3 5 7, तो उनका क्या किया हमने रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये रेसिप्रोकल जो है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सिंपल ये चीज उन्होंने लिखी है, ये 4 नंबर्स लिखे हैं, उन्होंने कहा है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उनका रेसिप्रोकल जो होगा वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा या हार्मोनिक सीक्वेंस। रेसिप्रोकल 0 नहीं हो सकता, रेसिप्रोकल ऑफ अ 0 इज नॉट डिफाइंड, आपको पता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन में भी कहीं भी 0 नहीं आ सकता, सो 0 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस। ये 2 सीक्वेंस में ये बात लिखी गई है जो आपने याद रखनी है, एक तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और दूसरा हार्मोनिक सीक्वेंस में। उन दोनों में उन्होंने ये चीज कॉमन लिखी है कि दोनों में कोई टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 टर्म होती है तो वो सारा जो है वो इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये द जनरल फॉर्म ऑफ अ हार्मोनिक सीक्वेंस इज टेकन, यही चीज है ना, ये नीचे जस्ट वही आ रही है, 1/, की फॉर्म में क्या आ रही है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है। इसका इतना करने और ये सारा अरिथमेटिक से कवर हो जाता है हार्मोनिक वाला। हार्मोनिक मीन, a number h is said to be harmonic mean between 2 numbers। ये देखें क्या चीज है, वो 3 नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे, अरिथमेटिक मीन में होंगे, तो हम कहते हैं कि उनका रेसिप्रोकल जो है वो हार्मोनिक मीन में है। जैसे ये 2 नंबर्स लिए हैं ए बी और एच जो है वो इनके दरमियान हमने कहा है वो क्या है, हार्मोनिक मीन है। तो 1/a 1/h 1/b ये किस में होंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यही बोला है ना, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन है तो उसका रेसिप्रोकल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, या इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं, अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका जो हम रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल सीक्वेंस, वो हमारे पास हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। तो इसकी जो सिंपल मीन फाइंड की है, अरिथमेटिक मीन 1/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b/2। तो ये सिंपल फॉर्मूला हमारे पास कौन सा बना है, h इज इक्वल टू 2ab/a+b, h इज इक्वल टू 2ab/a+b। ये फॉर्मूला किसका है, हार्मोनिक मीन का। ये 2 नंबर्स में हार्मोनिक मीन है, अब n नंबर्स में भी सेम ऐसे ही आएंगे।
एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। जब एन नंबर्स हम एग्जिस्ट करते हैं तो वो एन हार्मोनिक मीन बन जाती है, और स्टैटिस्टिक्स में भी इसकी यही डेफिनेशन है। अगर इधर से आपको कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप स्टैटिस्टिक्स की बुक खोलें अपनी, उधर से भी जो है वो शेर मोहम्मद की बुक जो है उधर से भी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। अच्छा जी, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। अब इन तीनों के दरमियान रिलेशन, रिलेशन इन्होंने जो है वो प्रूव किया हुआ है, लेकिन करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलेशन याद रखें। एक मिनट, ये है, हाँ, अरिथमेटिक मीन को जब हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करते हैं, एक ही सीक्वेंस लिया, उसके अरिथमेटिक मीन लिया, उसका हार्मोनिक मीन लिया, उसका ज्योमेट्रिक मीन लिया, तीनों लेके जब हम अरिथमेटिक मीन को हार्मोनिक मीन से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वो किसके बराबर आ जाती है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह उन्होंने कहा है कि ये तीनों नंबर्स किसमें होंगे, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हमारे पास होंगे। ये है फॉर्मूला मेन जो मैं ढूंढ रही थी, चलिए पहले ऊपर से देखते हैं क्या लिखा है। अब उन्होंने सारा प्रूफ वगैरह किया है, ठीक है, इधर से आपको करने की जरूरत नहीं है, ये सारा प्रूफ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेन जो फॉर्मूला है यही है, अरिथमेटिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन, ये मेन फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले अरिथमेटिक मीन लेस देन ज्योमेट्रिक मीन लेस देन हार्मोनिक मीन। ये एज इट इज रिलेशन भी पूछा जा सकता है कि तीनों मीन्स के दरमियान क्या रिलेशन है वो बताएं, या फिर ये क्वेश्चंस में भी अक्सर यूज होता है, किसी मतलब एक की वैल्यू गिवन हो दूसरे की फाइंड करने के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है अभी, अरिथमेटिक को जब हार्मोनिक से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ज्योमेट्रिक के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर दो की वैल्यू गिवन हो तो तीन अननोन है ना इसमें, तो दो की वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड की इजीली फाइंड कर सकते हैं। सिग्मा नोटेशन और समेशन नोटेशन, द ग्रीक लेटर सिग्मा, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं सिग्मा जो है ये किस लैंग्वेज में है, ये कैसे है, ये किसने इन्वेंट किया, तो इस तरह की चीजें वो पूछ लेते हैं। अगर आप कहीं अपने लफ्जों में सिग्मा का यूज करेंगे, डायरेक्ट ऐसी चीजें नहीं पूछी जाती, इज यूज टू डिनोट द सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स, इसको क्या करते हैं, ये सिग्मा की डेफिनेशन है। सिग्मा क्या है, ग्रीक लेटर है, इसको हम सिग्मा पढ़ते हैं और इसको डिनोट ऐसे करते हैं, वो नोटेशन लिखी है, इसको टू डिनोट सम ऑफ डिफरेंट टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये लिखते हैं तो आई इज इक्वल टू एम से लेके अप टू सो और एन जो है उन टर्म्स को हम सम की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा की डेफिनेशन है। ये इधर से जो है के को हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ समेशन, जो हम नीचे इंडेक्स यूज करते हैं, ये कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ समेशन। और वन जो है वो वन से लिमिट स्टार्ट हो रही है, वन से इसकी टर्म मतलब वन की वैल्यू के फर्स्ट पुट करनी है तो उसको बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और जो ऊपर एन जहां तक वैल्यू हमने स्टॉप करनी है उसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास जो है अपर लिमिट है समेशन की। ये चीज आपने याद रखनी है, ये तीनों सीक्वेंस कि अगर नेचुरल नंबर का सम हो तो उसको हम जस्ट समेशन ऑफ के इज इक्वल टू वन से एन तक, और समेशन के इज इक्वल टू वन समेशन एन इंटू के, अगर स्क्वायर की फॉर्म में हो तो ये हमारे पास के स्क्वायर आ जाएगा, और अगर क्यूब की फॉर्म में हो तो के पावर थ्री आ जाएगा। सिंपल, ये सिंपल लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है। ये जो है वो ये नंबर थ्योरी में भी यूज होती है सीक्वेंस तीनों। ठीक है, और अगर हमारे पास जस्ट वन का हम सम लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, एन ही आ जाएगा। फाइंड फॉर्मुलेशन, इन तीनों को फाइंड करने के लिए अब फॉर्मूला क्या है, मेन
ये फॉर्मूला याद करने वाला, ऊपर तो सिंपल था ना, तो ये किसके बराबर है, ये यूज होता है एमसीक्यूज में। ये पूछा भी जा सकता है कि अगर सिंपल नेचुरल नंबर का जो है वो हम सम लें तो वो किसके बराबर है। आपने क्या करना है, आपने अपने नोट्स में सबसे पहले ये चीज लिखनी है, समीशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू सो ऑन एन, वो किसके बराबर है, सिग्मा के। और सिग्मा के किसके बराबर है, इसी के आगे लिख लेना है, सिग्मा के बराबर है एन इंटू एन प्लस वन ओवर टू। इसी तरह आपको याद रहेगा। अगर हम स्क्वायर वाले की बात करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन ओवर सिक्स। ये फॉर्मूला है, प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रूव आपको नहीं करवाऊंगी। अगर आप खुद देखना चाहें तो कर सकते हैं। मैं जो है मैं रिजल्ट वैसे ही याद कर लेती थी, वैसे समझ लेती थी, क्योंकि प्रूफ करने का टाइम नहीं होता, ना ही प्रूफ पूछा जाता है कहीं भी। और ये जो है ये के3 की है। के3 का तो सिंपल है कि एन की जो है उसका स्क्वायर कर दें तो के3 की बन जाए, के क्यूब जो है उसकी जो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूलाज अच्छे से याद करने हैं, ये यूज होते हैं एमसीक्यूज में, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। अच्छा जी, बस इधर तक जो है हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं।